आज आप सभी के लिए अभिषेक जी आए हैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने। ये एसएससी सीजीएल 2023 से दिल्ली जीएसटी में सिलेक्टेड है, दिल्ली एक्साइज में सिलेक्टेड है। ये इनका 5वां अटेम्प्ट था और 5वें अटेम्प्ट में फाइनली इनको जो इनकी ड्रीम पोस्ट थी वो नहीं मिल गई है, बहुत ही अच्छे मार्क्स और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ। तो हम वेलकम करते हैं अभिषेक जी का कपूर गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, और ये खुद अपनी इंट्रोडक्शन देंगे और धीरे धीरे अपनी बुक लिस्ट, अपनी स्ट्रैटेजी सब कुछ शेयर करेंगे। तो वेलकम अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत हम थैंक यू करते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर सभी लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। तो आप कुछ बताइए अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने एसएससी सीजीएल के 5 अटैम्प्ट दिए हैं। एसएससी सीजीएल 19, 20, 21, 22 एंड 23। सीजीएल 19 में मेरा मेंस तक क्लियर हो गया था, उसके बाद डेस्क्रिप्टिव अनफॉर्चुनेटली मैं क्लियर नहीं कर पाया था। 2022 में जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है वो छूट गया था, और उसके बाद सीजीएल 2021 में मुझे मिला सीएजी अकाउंटेंट, 22 में एएसओ इन सीएसएस एंड 23 में फाइनली दिल्ली जीएसटी। तो 23 में जो आपको दिल्ली जीएसटी मिला, जैसे कि बहुत सारे ऑलमोस्ट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी का जो एम मैं देखता हूँ टॉपर्स का या तो एमईए रहता है या जीएसटी, और जीएसटी भी स्पेसिफिकली दिल्ली जोन रहता है। तो आपको 2023 में आपको फाइनली जो आपका मेन एम था वो आपको मिल गया है। तो आप अपना स्कोर एक बार बताएंगे। जो 390 नंबर का पेपर होता है मेरिट बेस्ड, उस 390 नंबर में से आपके कितने मार्क्स थे? मेरा स्कोर था 331 आउट ऑफ 390। 331। तो अगर हम इसका ब्रेकअप करें, चारों सेक्शंस के स्कोर की बात करें, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, तो चारों सेक्शंस में क्या स्कोर था? सेक्शनली ब्रेकअप करने पे मेरा स्कोर इंग्लिश में था 123 आउट ऑफ 135, मैथ्स में मेरा स्कोर था 83, रीजनिंग में 86 और जीएस में 39। चारों ही सेक्शंस में अच्छा स्कोर है। जीएस में सुनने में लोगों को लग रहा होगा कि ये स्कोर कम है, लेकिन जिसने पेपर दिया उसको पता चलता है कि जीएस में 39 मार्क्स लाना मैथ्स में 83 मार्क्स लाने से भी ज्यादा मुश्किल है। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, मेरे जीएस में कभी अच्छे मार्क्स आते नहीं है। नहीं, आपके नहीं है, सभी सीजीएल एस्पिरेंट्स की यही कहानी है। लेकिन जो लोग ज्यादा, जिनको नहीं पता इसके पेपर के बारे में, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे उन्हें में भी ऐसा लग रहा होगा कि 39 कम है मार्क्स, लेकिन मैं उन्हीं को बताने के लिए बता रहा हूँ कि 39 कम नहीं है, एक्चुअल में बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो धीरे धीरे वीडियो डिटेल रहेगी, अब हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को देख लेना एंड तक ताकि आपकी हेल्प हो। हम धीरे धीरे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से ना हमें इंग्लिश के बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आज की डेट में अगर हम देखें, आज के सिनेरियो में इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। और आपका स्कोर भी इंग्लिश में काफी अच्छा रहा, 135 में से 123 मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो आप इंग्लिश के बारे में अपनी डिटेल स्ट्रेटेजी बताएं कि आपने कहाँ से पढ़ा, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बुक लिस्ट, बुक्स जिन बुक से पढ़े, धीरे धीरे करके एक एक चीज बताएं, एक्सप्लेन करें। एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करने के लिए, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम क्रैक करने के लिए इंग्लिश हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रही है। एसएससी का फेवरेट है इंग्लिश, सबसे ज्यादा वेटेज उसका होता है। मेंस में 1। अच्छा, इंग्लिश बताने से पहले मैं एक चीज और व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि क्या आप हिंदी मीडियम से हैं या आप इंग्लिश मीडियम से हैं? मैं प्योर हिंदी मीडियम से हूँ। तो ये मिसकंसेप्शन जिन लोगों के माइंड में है कि भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं मार्क्स नहीं ला पाऊंगा। देखो, आपके सामने बैठे हैं, हिंदी मीडियम से हैं, गांव के रहने वाले हैं, गांव से स्कूलिंग हुई होगी, गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से स्कूलिंग हुई है, फिर भी इतना अच्छा स्कोर लाया। मैं वही चीज बार बार बताता हूँ कि इंग्लिश बोलना और इंग्लिश में मार्क्स लाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे एक रेलवे ट्रैक होता है ना, दोनों अलग अलग चलते हैं, दोनों कभी मिल नहीं सकते। ऐसे इंग्लिश बोलना और इंग्लिश में मार्क्स लाना कभी मिल नहीं सकता है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। तो अगर आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या आप हिंदी मीडियम से हैं तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप भी इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी ग्रामर से। ग्रामर के लिए मैंने बुक पढ़ी थी नीतू मैम की वॉल्यूम 1 एंड 2। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अकेला ग्रामर इंग्लिश में हेल्प करने वाला नहीं है मुझे, तो मुझे वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पे भी ध्यान देना होगा। वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए मैंने ब्लैक बुक पढ़ी थी, और वर्ड पावर में एडीजी आती है नॉर्मल लेवल्स की, वो शायद सबसे अच्छी बुक है वोकैबुलरी की। उसके बाद फिर मैंने मरियम वेबस्टर्स की वोकैबुलरी बिल्डर बुक आती है। इसके अलावा एक बुक आती है वर्ड पावर, नियॉन पब्लिकेशन की, वो मैंने पढ़ी थी और मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी बुक है वो, मुझे काफ़ी हेल्प किया उसने तैयारी के टाइम पे। तो अभी अभिषेक जी ने जितनी बुक्स बताई हैं मैं उन सबका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक तो अभिषेक जी ने बता दी नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो तो भाई रामबाण है इंग्लिश के लिए। साथ ही में वोकैबुलरी की जो जो इन्होंने बुक्स बताई हैं, एक तो इन्होंने नियॉन पब्लिकेशन की वर्ड पावर बताई है, रूट वर्ड्स, इसके साथ साथ इन्होंने वर्ड पावर में डीजी बताई है वोकैबुलरी के लिए। दोनों ही काफी अच्छी बुक्स हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो इन्होंने बताया था कि ये खुद भी रिकमेंड करते हैं लोगों को बुक्स, और बहुत अच्छी इन्हें लगी हैं सारी बुक्स। बाकी इन्होंने जितनी भी किताब बताई हैं सबका लिंक मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा भंडार नहीं लगाना चाहिए ना बुक्स का, लिमिटेड रखनी चाहिए ना लोगों को बुक्स। ऐसा ना हो कि 10-10 किताबों से पढ़ रहे हैं ये चीज। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहिए। हाँ, एक या ज्यादा 2 बुक्स आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी चाहिए। टीचर नहीं बनना ना, अभी तो एग्जाम ही क्रैक करना है। अभी तो जो एम है सबका एम यही है कि सीजीएल क्रैक करना है। तो ये तो आपने बता दिया ग्रामर और वोकैबुलरी के बारे में। अब इनकी प्रैक्टिस भी तो आप कहीं से करते होगे ना। नीतू मैम के बुक्स से आपने ग्रामर पढ़ ली, वोकैबुलरी आपने यहाँ से पढ़ ली, इन सबकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करते थे? प्रैक्टिस करना अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का।
प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये टाइम बाउंड एग्जाम होता है, लिमिटेड टाइम आपके पास होता है, इसलिए मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसी पर शायद आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है एक बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो। टेक्स्ट बुक पे मैं अपने मॉक टेस्ट लगाता था, इसके अलावा मैं ओली बोर्ड, सुपर मॉक्स आते हैं, उन पे भी मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी? जैसे आप मॉक टेस्ट देते थे तो आप मतलब डेली का एक मॉक टेस्ट देते थे या वीक में 3 देते थे? कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए एस्पिरेंट्स को मॉक टेस्ट? एग्जाम के 2-3 मंथ्स पहले मैं डेली मॉक्स लगाता था, उससे पहले मैं चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल ऐसे करके लगाता रहता था हमेशा ही। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट डेली का आप एक ना एक मॉक टेस्ट लगा लेते थे। और मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहता था आपका 390 में से? स्टार्टिंग में बहुत खराब स्कोर आता था, स्पेशली इंग्लिश में मेरे आउट ऑफ 50 10 to 15 मार्क्स आते थे। धीरे करते वो इम्प्रूव होते चले गए, 30 35 देन 40 45 50 तक भी इम्प्रूवमेंट तो धीरे धीरे होती है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि देखो एक अटेम्प्ट में पेपर नहीं हुआ क्रैक तो हमें नहीं देना, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी मिसाल है कि भाई देखो ये लगे रहे अपने एम के लिए, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, 5 साल तक लगे रहे, 2019 से शुरू किया और 2023 में जाकर के जो ड्रीम पोस्ट थी वो मिली। तो भाई आप लोग भी हिम्मत मत हारो, आप लोगों को भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी, घबराना नहीं है। आगे टाइम टेबल भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बता दो। अब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या रेफर करना चाहिए? रीडिंग के लिए एक्चुअली ये कम मैटर करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप टारगेट लैंग्वेज में रीड कर रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप बहुत सारी बुक्स, नॉवेल्स वगैरह ये पढ़ सकते हो, इवन कोई भी अगर कंटेंट है ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, मैं खुद पढ़ता था। तो आपको कंटेंट इंग्लिश में रीड करना है, इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेटर होता चला जाएगा। नहीं ठीक है, देखो आप न्यूज़पेपर बता रहे हैं, सबके अपनी अपनी विचार होते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना एक सीजीएल एस्पिरेंट के लिए क्या वो ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है? न्यूज़पेपर पढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, बहुत आपको नॉलेज भी मिलती है। अगर आप ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है? हम न्यूज़पेपर को छोड़कर बुक्स वगैरह को अगर रेफर करें तो कहीं ना कहीं टाइम बचेगा नहीं? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैंने इवन कभी नहीं पढ़ा न्यूज़पेपर, लेकिन अगर पढ़ोगे तो बेनिफिशियल रहेगा, नहीं आपने पढ़ोगे नहीं तभी पढ़ा भी ना? आपका एग्जाम तो क्रैक हो जाएगा। आप वही सब बताओ जो आपने किया है, जो चीज़ें आपने रेफर करी, जो बुक्स आपने रेफर करी, जिनसे आप पढ़े, वही बताओ ताकि लोगों के काम आ सके। मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मैं नोवेल, सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह इस तरह की पढ़ता रहता था कुछ। सीजीएल में धीरे धीरे जो क्लोज टेस्ट आते हैं वो काफ़ी लेंथी आने स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद फिर ज़रूरत हो जाती है कि उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। सीजीएल 2022 वाले मेरे एग्जाम में आई थिंक 6 to 7 क्लोज टेस्ट आए थे और काफ़ी लेंथी थे। हालांकि टाइम का इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कॉम्प्रिहेंशन बेटर होना चाहिए, आपको वो ट्रिक्स पता होनी चाहिए जिससे आपको 4 सेंटेंस को जोड़ के पूरा मीनिंगफुल पैराग्राफ बना सकते हैं। तो उसके लिए मुझे एक बुक ने काफ़ी हेल्प की थी, न्यून पब्लिकेशन की एक क्लोज टेस्ट करके बुक आती है, वो मैंने पूरी पढ़ी थी 2 बार, तो उसने मुझे एग्जाम में काफ़ी हेल्प किया। तो ये हम दिखा भी देते हैं, बुक्स तो जितने ही बता रहे हैं हम सारी की सारी बुक्स दे देंगे आपको। ये क्लोज टेस्ट की बुक है, ये जंबल पिक्योरस की बुक आती है, तो आप जो भी मतलब आपको बुक ठीक लगे आप उससे रेफर कर सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। मेन क्या होता है कि जो एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट है ना, सिलेक्टेड एस्पिरेंट से एक्सपीरियंस लेकर के जो सीखने को मिलता है, क्योंकि तैयारी तो देखो फॉर्म तो कितने लाखों लोग भरते हैं और पेपर देते भी लाखों लोग हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड लिमिटेड लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात। अभी आगे हम टाइम टेबल की बात करेंगे और चीज़ों की बात करेंगे। इंग्लिश के बाद अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स में भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोर था और कुछ समय पहले तक तो सीजीएल में मैथ्स और इंग्लिश ही मेंस में आता था और वही ज़रूरी होता था। अब ऐसा नहीं रहा, अब सब कुछ ज़रूरी हो गया है। तो मैथ्स के लिए एक बार आप बताओ कि मैथ्स के लिए आप किस किस बुक से पढ़ते थे, क्या क्या आपने रेफर किया, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कोचिंग लगाई, यूट्यूब से पढ़े, कैसे क्या पढ़े, एक बार कंप्लीट बता दो आप। मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। बैकग्राउंड मैथमेटिक्स मतलब ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में मेरे पास मैथ्स था। ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ? मैंने बीएससी किया था। बीएससी और केमिस्ट्री मैथ्स से। अच्छा। तो इस वजह से मुझे मैथ्स की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, यहाँ पे एस करना है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए किरण की एक बुक आती है, उसमें सारे सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, वो बुक मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा फिर मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, सेक्शनल टेस्ट दिए थे मैथमेटिक्स के लिए। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है, आपको बुक से प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर रहा या आपको मॉक टेस्ट देना ज़्यादा बेटर रहा? मैं एक बार दिखा भी देता हूँ बुक जो अभिषेक जी ने बताई है, ये इन्होंने बताई है जो किरण पब्लिकेशन की किताब, और इन्होंने राकेश यादव सर की किताब बताई है। तो मैं खुद जब प्रिपरेशन करता था तो मैं खुद भी इसी बुक से ही पढ़ा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ये बुक। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा अभी कि जो आपने प्रिपरेशन करी मैथ्स में, आपको क्या बुक्स ने ज़्यादा हेल्प करी या आपको मॉक टेस्ट ने ज़्यादा हेल्प करी? दोनों में से क्या आपको लगा कि ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए? इनआर्ग्यूएबली मॉक टेस्ट ने मुझे ज़्यादा हेल्प किया है। तैयारी के इनिशियल फेज में आपको बुक्स की ज़रूरत होती है जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं, लेकिन एक बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाते हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक लिमिटेड टाइम में प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व करें आप,
तो उसकी वजह से आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ आप बताना चाहेंगे मैथ्स में या इंग्लिश में, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है कि ये टॉपिक तो वैसे तो कुछ भी स्किप नहीं कर सकते सीजे की तैयारी कर रहे हैं तो, लेकिन कुछ 2-3 ऐसे टॉपिक जो आपको लगता है कि भाई ये तो आपको बहुत अच्छे से घोट के जाना है कि इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं पेपर में, मैथ्स में और इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो आप। एसएससी में पहले एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे। तो अर्थमेटिक में क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 2-3 चीज़ों पर ही डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि परसेंटेज होता है, इंटरेस्ट होता है और मिक्सचर एंड एलिगेशन वगैरह। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से करके जाते हो तो आपको अर्थमेटिक में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इंग्लिश की अगर बात करें उसमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर की जो पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा आता है पेपर में? इंग्लिश में आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपको वोकेबलरी अच्छा करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आपके ये दोनों अच्छे हो जाते हैं तो आपको ग्रामर के सारे रूल रटने की ज़रूरत नहीं होती है, इजीली समझ में आने लगते हैं। तो जो आप ये प्रिपरेशन करते थे, क्या आपने किसी यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन करी या कहीं कोचिंग लगाई या कंप्लीट सेल्फ स्टडी करी? क्योंकि ट्रिक सीखना ज़रूरी है, बुक्स पढ़ना, मॉक टेस्ट देना, ये सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रिक सीखना ज़रूरी है। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले मैं मैथ्स के क्वेश्चन करता था, सॉल्व कर लेता था, लेकिन उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। उसके बाद फिर मैंने उन कंसेप्ट को, उन ट्रिक्स को सीखने के लिए यूट्यूब की हेल्प ली। यूट्यूब के कई सारे चैनल्स को मैंने फॉलो किया, जैसे अभिनव शर्मा सर हैं मैथमेटिक्स के। यूट्यूब पर रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं आजकल, बहुत सारे हैं। अगर आप सच्चे मन से पढ़ाई करना चाहें तो शायद कोचिंग की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, लेकिन एक राइट रिसोर्सेज जानना जरूरी है लोगों को, क्योंकि इतना ज़्यादा भंडार है तो उस भंडार में से क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो जानना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। बाकी कोई कोचिंग लगाना ठीक है, लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, लेकिन यूट्यूब भी आजकल बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है आप लोगों की। यूट्यूब इन इटसेल्फ सफिशिएंट है आज की डेट में। बाकी मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि देखो हम लोग क्या करते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो टॉपर से बुक लिस्ट पूछ ली, टॉपर से टाइम टेबल पूछ लिया, ठीक है पूछना चाहिए, जानना भी चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई बुक है जिससे आप पढ़ रहे हो जो आपको ठीक लग रही है, तो जरूरी नहीं है कि जो टॉपर ने किताब बताई है वही किताब आपको खरीदनी है, पैसा बर्बाद करना जरूरी नहीं है। जो किताब आपके पास है आप उससे पढ़ रहे हैं तो उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मोर और लेस मोस्टली जितनी भी बुक्स मिलेंगी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की ही होती है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा। किसी में कोई सवाल कहीं होगा तो किसी में कोई सवाल कहीं होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा वेरिएशन तो देखने को नहीं मिलता होगा। चीजें तो वही हैं पढ़ने की, तो ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। और साथ में टाइम टेबल भी ना टॉपर से पूछना चाहिए, अभी हम पीछे एक चीजें पूछेंगे भी टाइम टेबल, लेकिन फिर भी टाइम टेबल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको खुद अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रख करके उस हिसाब से टाइम टेबल बनना चाहिए, बिल्कुल रिजिड नहीं रहना चाहिए। कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं इसके बारे में? नहीं, टाइम टेबल एक्चुअली कभी भी आप रिजिड बनाओगे तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है, और इवन अगर आपका टाइम टेबल नहीं भी फॉलो हो पाता है तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आप थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपका इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है। अच्छा, अभी जीके और रीजनिंग पर भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और आपसे पूछ लेते हैं। क्या आपने सीजीएल 2023 में आप जिस डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्शन हुआ, क्या आप वहाँ ज्वाइन कर चुके हैं अभी? अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है। अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है? अच्छा, अभी समय लगेगा आपको वहाँ ज्वाइन करने में, ठीक है। तो जो आपकी प्रिपरेशन रहती थी, प्रिपरेशन के समय पर क्या आपको कुछ ऐसी कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी जो आप बताना चाहें कि एस्पिरेंट्स को उस डिफिकल्टी से, जैसे आपको अगर कोई परेशानी फेस करनी पड़ी, कि उसका क्या सॉल्यूशन है? और जैसे आपने बताया कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ऐसे आप कुछ और पॉइंट्स बताना चाहें, कुछ 4-5 आप ऐसे पॉइंट्स बता दें कि जिसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है एसएससी में आज की डेट में, तो तैयारी के टाइम पे कई बार आपको डिमोटिवेशन फील होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, आपके मॉक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते, आपको लगने लगता है कि एग्ज़ाम शायद आपके लिए नहीं बना है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस फेज से निकल जाते हैं और अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल के सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ आपकी इस बात से। आपने कहा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, मैं इस बात को नहीं मानता। देखो, लाखों लोग पेपर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से पेपर देने वाले तो शायद 20-30% ही होते होंगे। और जो एक्चुअल में सच्चे मन से तैयारी करके पेपर देता है वो तो मुझे लगता है हार्डली 1 लाख बच्चा होता होगा, 1 लाख एस्पिरेंट होता होगा जो सच्चे मन से तैयारी करके पेपर दे रहा है। तो कंपटीशन टफ है नहीं, कंपटीशन टफ आप लोगों ने बना रखा है पढ़ाई ना करके। आप लोग क्या सोचते हो कि मैं देख लूंगी पढ़ना कैसे है, और ये देखने से कि पढ़ना कैसे है मेरा पेपर क्रैक हो जाएगा। भाई, देखना तो जरूरी है कि पढ़ना कैसे है, लेकिन उसके बाद पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। लोग पढ़ते तो है नहीं, लोग इधर से टॉपर से आपसे पूछ लिया, मेरे से पूछ लिया, 4 और लोगों से पूछ लिया, अरे अरे ऐसे हो गया वैसे हो गया। पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है। पढ़ो, रेगुलरली कंसिस्टेंट रहो, तो कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हम लोग कोई अलग दुनिया से नहीं है, ना अभिषेक जी किसी और दुनिया से, ना मैं किसी और दुनिया से, हम भी यहीं से हैं, आप लोगों के बीच में से ही आए हैं, आपकी तरह ही लोग हैं और आपकी तरह ही पढ़ते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। जब आप प्रिपरेशन करते थे, क्या आपने जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करी या आप
फुली डेडिकेटेडली तैयारी करते थे? मैं फुली डेडिकेटेड था। मेरा जॉब जब CGL 21 से मुझे CAG अकाउंटेंट मिला था, तो वो मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, उसके साथ ही CGL 2022 हो गया था। लेकिन जब मैंने CGL 2023 दिया, उस टाइम में मैं जॉब कर रहा था। जॉब कर रहे थे क्योंकि सिलेक्शन हो चुका था, तो जॉब तो करनी ही थी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में एक बार आप बता दो, फिर हम आगे अपने बाकी के जो सेक्शंस बचे हैं वहाँ पर मूव करते हैं। मैं मॉर्निंग में उठता था सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं रनिंग के लिए जाता था क्योंकि आपको फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है। उसके बाद मैं मेडिटेशन करता था 15 to 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैं लाइब्रेरी चला जाता था। ऑलमोस्ट 9 to 7 मेरा लाइब्रेरी की टाइमिंग होती थी। उस टाइम में मैं मोस्टली पढ़ता ही था। रात को 1-2 घंटे मैं कुछ वीडियोज़ वगैरह देख लेता था यूट्यूब पे। डेली का यही रूटीन फॉलो करता रहा साल 1-1.5 साल के लिए। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 1 घंटे बता दो कि आप अगर इतने घंटे सच्चे मन से एफिशिएंसी से पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। 5 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, कितने घंटे सफिशिएंट? 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर्स। देखो ऑलमोस्ट जितने भी टॉपर्स हैं सभी यही कहेंगे कि भाई 5-6 घंटे अगर आप सच्चे मन से, ये नहीं कि पढ़ रहे हो दूसरे हाथ में रील चल रही है इस हाथ में किताब है, ऐसे नहीं बनेगी बात। 5-6 घंटे सीरियस होकर अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से भी आपका काम बन जाना चाहिए। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ, आपका पहली बार तो ठीक है 21 में हुआ था, जो पहला सिलेक्शन होता है वो तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है फैमिली के लिए भी और आपके लिए भी। फिर 22 में, फिर 23 में आपको ड्रीम पोस्ट मिल गई। तो इन सभी सिलेक्शंस में आपकी फैमिली का क्या, मतलब आपको सपोर्ट मिला, उन्होंने सपोर्ट किया और उनको कैसा, उनका क्या रिएक्शन था, उनको कैसा लगा जब आपका सिलेक्शन हो गया? तो फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आपको मल्टीपल फेलियर्स फेस करनी होती हैं, क्योंकि आपकी फैमिली का साथ ही होता है उस टाइम पे जब आप तैयारी करते हो। तो मेरी फैमिली, मैं लकी रहा हूँ इस मामले में कि हमेशा ही उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे पे बिलीव किया है, और इसी वजह से शायद मुझे आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें, जैसे 10th में 12th में, तो क्या आप बहुत ब्राइट, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे या एवरेज स्टूडेंट थे या बिलो एवरेज थे? कितने, क्या स्कोर रहता था आपका स्कूल? बहुत ज़्यादा ब्राइट तो मैं अपने आप को नहीं मानता, लेकिन आई वॉज अबव एवरेज। अबव एवरेज मतलब 10th और 12th में अगर आप बताना चाहें कि क्या स्कोर था आपका? 10th में मेरे 86% मार्क्स थे, 12th में मेरे 87% मार्क्स थे। तो भाई ये तो मेरे हिसाब से तो ब्राइट स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर है। चलो अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, रीजनिंग और जीके। पहले मुझे लगता है हम जीके की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीके लोगों को बहुत मुश्किल लगता है और जीके में आपने 39 मार्क्स लाए हैं 75 में से, जो कि इतना इजी नहीं है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दो कि थोड़ा सा एक डिटेल में बता दो कि कैसे जीके से पढ़ना चाहिए, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, क्या क्या पढ़ना चाहिए, सब कुछ एक बार आप बता दो। जीके एक्चुअली ऐसा सब्जेक्ट है एसएससी का जिसका सिलेबस सबसे ज़्यादा वास्ट है, और उसमें एसएससी वैसे भी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है जीके के क्वेश्चंस के लिए। तो आपको ज़रूरी हो जाता है कि जो रेलेवेंट चीज़ें हैं आप वही पढ़ के जाएँ। अदरवाइज जैसे पढ़ने लग जाओगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन जीके का मास्टर बन जाओगे। इस वजह से एसएससी को टारगेट करते हुए कई सारी जीके की बुक आती है, जैसे ल्यूसेंट आती है, करंट पब्लिकेशन की भी बुक आती है। मैंने ल्यूसेंट की बुक सबसे पहले पढ़ी थी, उसके बाद फिर मैंने ल्यूसेंट वो येलो कलर की बुक होती है, हाँ, वन लाइन है ना? हाँ। अच्छा, तो वन लाइनर ही दिए होते हैं उसमें, जो एसएससी के लिए रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं वो पढ़ के चले जाओ। पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, याद नहीं रहता है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स जब आप रिवीजन करोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपको याद रहने लगती हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी नए क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं मॉक टेस्ट में जैसे, तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हो एक नोटबुक में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओगे तो एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं प्रीवियस ईयर वाले जीके के। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे और गोल को ध्यान में रखते हुए और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जीएस से नहीं रखोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। करंट अफेयर्स के लिए कुछ बता दें? करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पे आप चैनल फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए एक बुक आती थी स्पीडी, मैंने वो पढ़ी थी। अगर ये सब मतलब कर लेंगे एस्पिरेंट्स तो उनके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं जीके में। हाँ, चांसेस है। बाकी कंफर्म तो कुछ नहीं होता जीके में, क्योंकि हाँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो लक बेस्ड रहता है जी। नेक्स्ट एक बार रीजनिंग के बारे में आप बता दें थोड़ा सा एस्पिरेंट्स को। रीजनिंग शायद ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस सबसे कम है एसएससी में और सबसे कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, और आप के पास अपॉर्चुनिटी होती है सबसे ज़्यादा स्कोर करने की। रीजनिंग के लिए मैंने एक टीचर हैं अरुण सर करियर बिल के, उनका मैंने एक बैच लिया था, उनकी क्लासेस की थी, करीब 3 से 3.5 महीने में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट से ही सारी रीजनिंग कंप्लीट की थी। आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबका कुछ ना कुछ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है। किसी का सोर्स ऑफ मोटिवेशन पेरेंट्स होते हैं, किसी का ये होता है कि भाई मेरे को घर में ज़रूरत है, एक नौकरी चाहिए, तो सबका अपना सोर्स रहता है। तो आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती थी जिसने आपको 5 साल तक रोका नहीं आपके एम की तरफ मूव होने से? आप चढ़ते गए, सीढ़ियाँ चढ़ते गए और अपने एम की तरफ मूव होते गए, तो कुछ वो बता दो कि एस्पिरेंट्स को किस चीज़ से मोटिवेशन लेनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब इन इटसेल्फ मोटिवेशन सबके लिए होता है, लेकिन इसके साथ ही मेरे कजिन थे, मेरे मैटरनल कजिन, वो जीएसटी इंस्पेक्टर है मुंबई में, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता था और तभी से सोचता था कि मुझे भी जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है। तो मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको किसी ना किसी को अपना एक मेंटर बना लेना चाहिए या किसी से मोटिवेशन लेनी चाहिए। जैसे हम भी कोशिश करते हैं अपने इंस्टाग्राम पर
या अपने यूट्यूब पर एक्सपीरियंस को मोटिवेट करते रहे। तो जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया वो अभिषेक जी को भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम चैनल के, यूट्यूब चैनल के, तो फॉलो कर लेना भाई। और वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि सब लोग अभिषेक जी की जर्नी से मोटिवेट हो पाएँ। उन्हें पता चलेगी कैसे एक गांव का रहने वाला हिंदी मीडियम का लड़का भी इतना अच्छा स्कोर करके इतने अच्छे एम तक, अपने ड्रीम पोस्ट तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कंसिस्टेंसी की वजह से होता है ऐसा। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज में, जिंदगी में कुछ भी करना हो हर चीज में कंसिस्टेंसी जरूरी है, और खासकर सरकारी नौकरी में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कंसिस्टेंसी।